Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your third lecture of solid state for class 12. In this lecture, we will see the topic crystal lattice. Okay, तो crystal lattices में हमको और क्या समझना है, इसके बाद यूनिट सेल के बारे में समझना है, ठीक है ना। उसी पे मेन स्टडी हमारी रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टल लैटिस समझेंगे, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे सीधे यूनिट सेल पे, ठीक है ना। इसी का एक पार्ट है वो यूनिट सेल, जो है क्रिस्टल लैटिस का ही एक पार्ट है। ओके, उसी के अंदर से निकला है। स्पेस लैटिस इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ओके, तो जो स्पेस लैटिस होता है वो एक क्या है, रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट है किसी पॉइंट का स्पेस में। कैसे होगा, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए हमने आप लोग मार्बल्स जानते होंगे, मार्बल्स कंचे, एक मार्बल लिया है ना, दूसरा मार्बल लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, ऐसे ज़मीन पे बिछा दिया हमने, ठीक है ना। इसके नीचे और बिछा दिया, है ना, सारा अच्छे से वेल अरेंज्ड वे में, ठीक है। बात समझ में आ रही? मतलब अब ये तो छोटा बड़ा हो गया, लेकिन ये छोटा बड़ा नहीं रहेगा, मार्बल एक ही साइज़ के रहेंगे। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक लैटिस फॉर्म कर रहा है। तो ये 2D लैटिस हो गया। 1D लैटिस क्या होगा, इस टाइप का, मतलब 1 डायमेंशनल ये हो जाएगा। 2D क्या हो जाएगा, इस तरह का कुछ हो जाएगा, है ना, एकदम बराबर से अगर हमने मार्बल को क्या किया, सजाया है। और 3 डायमेंशनल क्या हो गया, इसके ऊपर साइड, मतलब साइड वाइज भी आप रख दीजिए, है ना, तो उसको 3D लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मान लीजिए, इसको पॉइंट्स मान लीजिए, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट स्पेस में हो रहा है, यही लैटिस होता है, ठीक है बच्चों। चलिए, एज इट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट, टू डिस्क्राइब द स्पेस लैटिस कम्प्लीटली वी कैन चूज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लैटिस। तो अगर ये मतलब एक लैटिस है तो हम इसका स्मॉल पार्ट भी चूज़ कर सकते हैं, है ना। विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट स्पेस लैटिस। ओके, चलिए अभी और आगे हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है ना। दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो इसी जो आपका ये मान लीजिए जो लैटिस निकला, ये तो 2D है ना, मान लीजिए 3D भी। तो चलिए 2D में से ही हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन ये वाला हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए एक और ये होता है ना, यहाँ पे एक लाइन और होती है ना। तो कुछ यहाँ पे पॉइंट दूसरा लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, यहाँ लेते हैं, और इन सभी को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, है ना। ऐसा कुछ हमको यहाँ से एक मतलब यूनिट निकल जाती है ना। क्या निकल जाती है, एक यूनिट आ जाती है बाहर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अभी इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो दिस स्मॉल पोर्शन ऑफ लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। टू अंडरस्टैंड स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल वी शैल डिस्कस फर्स्ट 2 डायमेंशनल एंड देन 3 डायमेंशनल लैटिसेस। तो अब हम लोग पहले 2 डायमेंशनल एंड फिर 3 डायमेंशनल लैटिस समझ कर फिर लैटिस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे और यूनिट सेल हम देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल लैटिसेस। ये क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल लैटिसेस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन द स्पेस ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर 1.10। 1.10 में आपको ये शो किया गया है कि ये क्या है, 2 डायमेंशनल 1.10 एक ये 2 डायमेंशनल फिगर्स। देखिए जैसे ये पॉइंट है, इसको मार्बल समझ लीजिए, एक मार्बल यहाँ, एक दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, या इसको पॉइंट समझ लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे ही अरेंज कर दिया। तो ये मिल करके क्या हुआ, रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है। इसका मतलब ये क्या बना लेगा, एक लैटिस बना लेगा। दूसरा इस तरीके का अरेंजमेंट है, ये भी एक लैटिस बना लिया। तीसरा इस तरीके से एक अरेंजमेंट है, ये भी एक लैटिस बन गया। चौथा इस तरीके से अरेंजमेंट है पॉइंट्स का स्पेस में, वो भी एक लैटिस बन गया। और इस तरीके से भी अरेंजमेंट है। तो मतलब किसी भी तरीके से वेल अरेंज अगर है तो वो एक लैटिस का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है ना। पॉइंट्स जो है रेगुलर अरेंजमेंट है अगर स्पेस में, तो वो क्या कर लेते हैं, लैटिस बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब हमको ये अज्यूम करना, समझना है कि मार्बल टाइप की कोई चीज़ होगी। ये कोई ऐसा ही नहीं है कि सिंपल प्लेनर ही रहेगा, है ना। कोई 3 डायमेंशनल चीज़ भी हो सकती है ना, पॉइंट्स हो सकते हैं, या मतलब इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं और अपने आप को आप इन्हेंस करके भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे आपको समझ में आया वैसे समझ लीजिए, बस ये जान लीजिए कि रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। वी सुइटेबली चूज़ 4 पॉइंट्स एंड कनेक्ट देम टू ऑब्टेन द यूनिट सेल। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली 2 डायमेंशनल लैटिस में से 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमारा लैटिस था,
1 2 3 4 पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, इसी को हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। इसमें से भी 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये यूनिट सेल हो गया। किसी में से भी 4 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया किसी भी तरह का, है ना, इधर से कर लीजिए, मान लीजिए हमने ये कर लिया होता है 1 2 3 4, तो ये मेरा यूनिट सेल हो जाता है 1 2 3 4। ये यहाँ तक अगर कर ले तो ये यूनिट सेल हो जाता। हो सकता हम यहाँ तक करते हैं, है ना, 4 पॉइंट 1 2 3 4, हो सकता ऐसे हम कनेक्ट कर लेते हैं, वो हमारा यूनिट सेल हो जाता। बात समझ में आ रही बच्चों? तो यूनिट सेल में इसका मतलब क्या है, ये नेबरिंग वाले को सेलेक्ट किया, तो अभी आप ये समझिए कि नेबरिंग वाले को हम करके उसमें से यूनिट सेल निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसी को यूनिट सेल बोला जाएगा, है ना। आगे देखिए, ओके। इन सम केसेस द यूनिट सेल मे हैव एन इंटीरियर पॉइंट ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिट सेल में क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर पॉइंट कब होगा बच्चों? जैसे मान लीजिए ये तो नेबरिंग ले लिया पॉइंट, को कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और इसको अपना यूनिट सेल मान लेते हैं। अब ये देखिए इंटीरियर पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है बच्चों, तो इसीलिए मैं बता रहा था। चलिए, इन सम केसेस द यूनिट सेल मे हैव एन इंटीरियर पॉइंट आल्सो, सच यूनिट सेल्स आर कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। उस तरह के यूनिट सेल को क्या कहा जाता है, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। द यूनिट सेल दैट डज नॉट कंटेन एनी इंटीरियर पॉइंट इज कॉल्ड प्रिमिटिव सेल। तो मतलब ऐसा होगा कि जिसमें कोई भी सेंटर्ड जो है, मतलब इंटीरियर पॉइंट ना हो, जिस भी यूनिट सेल में कोई इंटीरियर पॉइंट ना हो, उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। अब यूनिट सेल में हम लोग यही पढ़ेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 तरह का आएगा, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, है ना, और एंड सेंटर्ड। तो इस तरीके से जो है हम लोग कैटेगरी आगे देखेंगे यूनिट सेल की, ठीक है। चलिए, तो जिसमें इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, जिस यूनिट सेल में कोई अंदर दूसरा कोई भी पॉइंट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अभी थोड़ा सा कुछ बच्चों को आड़ लग रहा होगा, बच्चों घबराइए नहीं, बहुत आसान है। अभी जब मैं फिगर से इसको दिखाऊंगा आगे चल के, तो आपको बहुत ईजी लगने लगेगा, है ना। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहा जाता है, जिसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता जिस भी यूनिट सेल में। ओके, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ 2 डायमेंशनल लैटिसेस एज शोन इन अ फिगर 1.10 विद देयर यूनिट सेल्स एज फॉलोज। ठीक है, तो ये मैंने दिखाई दिया आपको इससे पहले कि 5 तरह की जो है क्या है 1.10 में। ओके, चलिए 5 तरह का हमको क्या मिल गया, 2 डायमेंशनल क्या मिल गया, लैटिसेस मिल गया हमको। ठीक है बच्चों, और उसमें हमने यूनिट सेल भी आपको दिखा दिया है। अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, 3 डायमेंशनल जो है क्रिस्टल लैटिस देखेंगे अब। ठीक है, चलिए आगे का पढ़ लीजिएगा। चलिए, एज मेंशन अर्लियर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ crystalline solids are arranged in a definite fashion in the 3-dimensional space representing the constituent particles by points. One such arrangement is shown in figure. अच्छा बच्चों, अब 3 डायमेंशनल को कैसे समझें। ये तो 2D प्लेन है, 2D प्लेन में समझने से बेहतर है कि मैं पेपर पे आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसे आपने 2D बनाया था ना, ये तो 1 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, ये आपका 2 डायमेंशनल हो गया। ठीक है, हमने पॉइंट्स का वेल अरेंजमेंट किया और ये 2D में कन्वर्ट हो गया। अब इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3D में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों कुछ नहीं, अब प्लेन पेपर पे तो नहीं दिखाया जा सकता है, तो फिलहाल ऐसे आप समझ लीजिए कि पॉइंट्स जो है ऐसे ही कुछ रहेंगे, है ना, मतलब इसके पीछे भी, है ना, इसके पीछे भी, मतलब 2D प्लेन के पीछे भी पूरा अरेंज रहेगा। जैसे मार्बल को एक आपका क्या करिए, स्क्वायर कोई आप कंटेनर लाइए, उसमें सारे मार्बल्स को डाल दीजिए, तो वो एक 3D लैटिस का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है बच्चों, मार्बल्स मतलब कंचे, गोली। ठीक है, तो एज मेंशन्ड अर्लियर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अरेंज इन डेफिनेट फैशन इन द 3 डायमेंशनल स्पेस रिप्रेजेंटिंग द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाई पॉइंट्स। वन सच अरेंजमेंट इज शोन फिगर नंबर 1.10C। चलिए 1.10C में आपको ये दिखाया गया है कि किस तरीके से 3D का जो है यूनिट सेल यहाँ पे निकलेगा, 3D का लैटिस बनेगा, है ना। तो 3D का लैटिस आपका क्या होगा, मान लीजिए ये सारे पॉइंट जो है ना 3 डायमेंशनल वे में अरेंज है। ठीक है, अब उसमें से आपको एक यूनिट सेल निकाल लिया तो ये यूनिट सेल हो जाएगा, ये पूरा लैटिस हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों। अब आपने पूरा इसको निकाल लिया किसी लैटिस में, तो ये पूरा आपका यूनिट सेल बन जाएगा।
अभी आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो गया। आगे अभी ये स्टार्ट किया मैंने, है ना, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं हुई है। सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल ऑफ अ क्रिस्टल इज इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। क्या कह रहा बच्चों? ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होगा? एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, किसी ऑफ अ क्रिस्टल, किसी क्रिस्टल का, है ना, इन अ 3 डायमेंशनल, मतलब किसी क्रिस्टल का 3 डायमेंशनल जो आपका स्पेस में मतलब बनेगा, किस चीज़ से बनेगा? एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से बनकर मिल करके एक रेगुलर अरेंजमेंट बनेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन, मतलब क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे या स्पेस लैटिस बोलेंगे, है ना। तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ चुकी होगी। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस, कुछ क्रिस्टल लैटिस के क्या देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। उससे पहले हम लोग लैटिस और यूनिट सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लैटिस क्या होता है? स्क्वायर लैटिस हो सकता है। यूनिट सेल क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है ना। लैटिस कैसा हो सकता है? रेक्टेंगुलर लैटिस हो सकता है। अगर रेक्टेंगुलर लैटिस है तो उसका यूनिट सेल भी कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। लैटिस तीसरा कैसा होगा? पैरेललोग्राम वाला लैटिस होगा, तो उसका जो यूनिट सेल होगा वो भी पैरेललोग्राम मिलेगा, ठीक है ना। रोम्बिक अगर लैटिस है वो रेक्टेंगुलर विथ इंटीरियर पॉइंट मिलेगा आपको यूनिट सेल, ठीक है ना। हेक्सागोनल लैटिस है अगर, तो आपको रोम्बस विद एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे सारे फिगर्स आपको शो किए गए हैं, 1 2 3 4 5, ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़ने के बाद इसको आप देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर आपका जो लैटिस कैसा है तो उसमें से यूनिट सेल कैसा निकल करके बाहर आएगा, ठीक है। चलिए सच अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, दीज आर गिवन बिलो। पहला, each point in the crystal lattice represent a constituent particle which may be an atom, molecule or an ion। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो आपका जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है ना। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस का, ओके। सेकंड पॉइंट, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट ऑफ द लैटिस साइड। सभी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, है ना, ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड, लैटिस के सभी पॉइंट को क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड, दोनों बोल सकते हैं। द पॉइंट्स आर ज्वाइंड बाय लाइन जस्ट टू रिप्रेजेंट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। इस पॉइंट को जो हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना बच्चों, ये बस ज्योमेट्री लैटिस की शो करने के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही अंदर ज्वाइन होता है, एटम मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे जुड़े रहते हैं ना, वो तो एक क्रिस्टल के फॉर्म में रहेंगे, उसको हम लोग ऐसे शो करके दिखा देंगे, उसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का। आगे बच्चों आप लोगों को ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी जब फिगर आएगा, जब 3 डायमेंशनल फिगर आएगा सारा, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा ये सारी चीज़ें। चलिए, यूनिट सेल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। यूनिट सेल, फ्रॉम द कंप्लीट स्पेस लैटिस इट इज़ पॉसिबल to select a small 3-dimensional portion as shown by colored lines of the figure 10 points, मतलब 10C। तो क्या होगा बच्चों, किसी कंप्लीट स्पेस लैटिस में से यह पॉसिबल हो पाता है कि हम सेलेक्ट कर सकें स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन, सबसे छोटा वाला 3 डायमेंशनल पोर्शन हम उसमें से सेलेक्ट कर पाएँ, ठीक है ना। विच रिपीट्स इटसेल्फ इन डिफरेंट डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में अपने आप को बार बार वो क्या करता हो, रिपीट करता हो, टू जनरेट द कंप्लीट लैटिस, कंप्लीट मतलब स्पेस लैटिस। तो जो यूनिट सेल वही चीज़ है, जैसे आपका घर है ना, तो घर छोटे छोटे ईंटों से मिल करके बना है, तो ईंट आपका यूनिट सेल हो गया, पूरा घर आपका क्या हो गया, लैटिस समझ लीजिए। लेकिन बीच में स्पेस होता है, और लैटिस में जो बीच में स्पेस नहीं होता है, ठीक है ना बच्चों। मतलब आप क्या करिए, एक टाली ईंटा लाइए और उस ईंटे को क्या करिए, पूरा जिस तरीके से लेबर उतारते हैं उस तरीके से उतार के रख दीजिए। अब आपका वो क्या है, जो ईंटा पूरा एक टाली रखा हुआ है वो लैटिस हो गया, और एक ईंटा जो है वो यूनिट सेल हो गया। इस तरीके से आप अच्छे से समझ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ यूनिट सेल। दस अ यूनिट सेल में बी डिफाइंड एज फॉलोज, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ अ कंप्लीट लैटिस विच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस द कंप्लीट स्पेस लैटिस इज कॉल्ड द यूनिट सेल। तो आप जानते हैं, अगर आप टाली से एक टाली ईंटा गिरवाएं, तो अगर आपने एक ईंट को क्या बोला,
एक यूनिट सेल बोला तो कई यूनिट सेल उसमें होंगे और अलग अलग डायरेक्शन में वो है ना, किसी भी आप एक ईंटे को पकड़िए, उसके इधर बीटा, इसके इधर बीट, इसके इधर बीट ब्रिक, इसके इधर भी ब्रिक, उसके नीचे भी ब्रिक है ना, हो सकता है ऊपर भी ब्रिक। तो चारों तरफ हर डायरेक्शन में उसके ब्रिक ही ब्रिक है, मतलब ब्रिक आपका यूनिट सेल हो गया। और चारों तरफ डायरेक्शन मतलब जितना दूर तक वो गया, जितने दूर तक ईंटा है वो आपका क्या कहलाएगा, क्रिस्टल लैटिस कहलाएगा। बात समझ में आ गई होगी बच्चों है ना, या स्पेस लैटिस बोला जाएगा। द सिचुएशन मे बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अ थिक वॉल मेड ऑफ ब्रिक वेयर द ब्रिक इज अ स्मॉलर टू द यूनिट सेल एंड द वॉल टू द कंप्लीट स्पेस लैटिस। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमने बता दी आपको। द यूनिट सेल मे बी कंसिडर्ड एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का ये जो यूनिट सेल होता है वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिकॉज द लैटिस कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाई स्टैकिंग द यूनिट सेल। तो इस यूनिट सेल को लगा के सटा के हम लोग क्या बना सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस बना सकते हैं। ओके, पैरामीटर्स ऑफ अ यूनिट सेल, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए बच्चों। अ यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। तो इसको कुछ पैरामीटर्स से हम लोग क्या करेंगे, यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे, ठीक है ना। विच डिसाइड द साइज एंड शेप ऑफ द यूनिट सेल, जो क्या डिसाइड करेंगे, साइज क्या है यूनिट सेल की, शेप क्या है यूनिट सेल की, है ना। तो कौन बताएगा, जो उसके यूनिट सेल के पैरामीटर्स हम लोग समझेंगे। ओके, पहला इट्स डायमेंशंस या लेंथ अलॉन्ग द 3 एज ए बी एंड सी। अब 3D है, जैसे 2D के 2 डायरेक्शंस होते हैं ना, उसी तरीके से 3D के 3 डायरेक्शंस होते हैं ना, या 3 डायमेंशंस होते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो 3 डायमेंशनल जो आपका ए और बी और सी दिख रहा है वो 3 एजेस हैं, ठीक है। और कहाँ पे ये दिखेंगे आपको, ये देखिए बच्चों, जैसे ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट लैटिस हो गया, उसमें हमने इसको यूनिट सेल सेलेक्ट कर लिया है ना, ये 3D यूनिट सेल हमने एक बिल्डिंग ब्लॉक इसमें से निकाल लिया। अब इसमें देखिए ये दिख रहा ए, ये दिख रहा बी और ये दिख रहा सी, और यहाँ दिख रहा अल्फ़ा, ये दिख रहा बीटा, ये दिख रहा गामा। ए के सामने अल्फ़ा होता है, बी के सामने बीटा होता है और सी के सामने गामा होता है इस साइड, ठीक है ना। ये ए क्या है, ये लेंथ है इसकी, ठीक है। बी क्या है, बी जो है वो इस साइड वाली लेंथ हो जाएगी, और सी क्या हो जाएगी, वो ऊपर वाली लेंथ हो जाएगी। मतलब ए इधर हो गया, बी इधर हो गया। देखिए 3D में अगर ये वाला पॉइंट पीछे आप ले लीजिए, सोचिए कि ये पीछे साइड है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो ये एज लेंथ है ना, तो 3 डायमेंशनल, तीनों डायमेंशन की लेंथ आ गई आपके पास। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो है ये वाली लाइन के सामने ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल है, ठीक है। बीटा क्या है, बी वाले एज के सामने वाला जो एंगल है वो बीटा है, और सी के सामने वाला जो एंगल है इस साइड वो गामा है। बात समझ में आ रही बच्चों। अगर आपने क्यूब और क्यूबाइड बचपन में पढ़ा होगा, 10th में भी अगर पढ़ा होगा सही से, तो मतलब 10th तक आप लोगों को पढ़ा दिया जाता है क्यूब क्यूबाइड, 8th में भी थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है ना। तो अगर मैथ्स में आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, यही तो मतलब छोटी सी चीज़ है, अगर हल्का सा समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा, है ना। इट्स 3 डायमेंशनल लेंथ अलॉन्ग द 3 एजेस। तो तीनों एजेस पे जो आपकी लेंथ थी उसको क्या बोल दिया, ए बी एंड सी। एक बार और समझाते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्रिस्टल लैटिस था, ठीक है ना, उसमें से ये 3D था, एक हमने निकाल लिया, एक निकाला तो 3D था ना। 2D प्लेन पे तो मैं बना करके दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से देखिए, ऐसा कुछ मेरा निकलेगा बिल्डिंग ब्लॉक उसमें से जो यूनिट सेल है, ठीक है। आप देखिए इसको, ये वाला फिगर आप पीछे अज्यूम करिए और ये वाला फिगर आप आगे। 3D को समझने का तरीका है, या तो आप इसको फ्रंट पे समझ लीजिए, इसको बैक पे समझ लीजिए, या इसको फ्रंट पे समझ लीजिए, इसको बैक पे समझ लीजिए, है ना। तो दोनों तरीके से देखने का तरीका होता है, नज़रिया होता है। इसको आप सामने देखेंगे इस वाले फेस को तो बाकी कुछ आपको पीछे दिखेगा, इस वाले फेस को आप सामने देखेंगे तो और सब चीज़ें पीछे दिखेंगी ना। तो ये 3D आप लोग समझते होंगे, ये तो आंखों का धोखा है बच्चों, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या कहा कि ये हमारा ये वाली साइड पीछे है, मतलब ये हमारा फ्रंट फेस है, ये क्या है, फ्रंट फेस है, और ये वाला बैक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इतना दूर का पोर्शन, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बाकी सब पीछे दिखेगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एक साइड हो गया, ये सेकंड डायमेंशन हो गया, ये थर्ड डायमेंशन हो गया। तो इसका मान लीजिए नाम हमने ए दे दिया,
इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। बात समझ रहे? तो ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, और ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है। यूनिट सेल के तीनों डायमेंशंस की हमारी लेंथ हो गई ABC। और एंगल क्या हुआ, देखो अब ये इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, इसका नाम दे दिया अल्फ़ा, ठीक है। इन दोनों के बीच में कुछ लेंथ बनेगा, इसका नाम दे दिया बीटा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में कुछ आपका एंगल बनेगा, उसका नाम दे दिया गामा। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ऐसे आपको समझ के चलना है, ज़ूम करके, ठीक है। चलिए, इट्स डायमेंशन लेंथ अलॉन्ग द 3 एजेस A, B and C, दीज एजेस मे और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसके जो एजेस हैं, जैसे इसमें क्यूबाइड के केस में या क्यूब के केस में तो ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। इसके तीनों एजेस जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे एक एक्स डायरेक्शन में होगा, एक वाई डायरेक्शन में होगा, और एक क्या होगा बच्चों, जेड डायरेक्शन में होगा, ये हम जानते हैं। और एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं बच्चों, ये हमको पता है, ठीक है ना। लेकिन यूनिट सेल में ऐसा भी हो सकता है कि ये परपेंडिकुलर ना हो। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके। सेकंड, एंगल्स बिटवीन द एजेस, एंगल अल्फ़ा बिटवीन द एजेस B and C, एंगल बीटा बिटवीन द एजेस A and C, एंड एंगल गामा बिटवीन द एजेस A and B। तो देखो आपका अल्फ़ा कहाँ है, B और C के बीच में। अल्फ़ा कहाँ है बच्चों, B और C के बीच में। बीटा कहाँ है, A और B के बीच में। A और B के बीच में हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, बीटा बन रहा है। और सॉरी बच्चों, ठीक है बच्चों। अल्फ़ा कहाँ बन रहा है, B और C के बीच में। बीटा कहाँ बन रहा है, C और A के बीच में। और गामा कहाँ बन रहा है, A और B के बीच में, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा समझने का तरीका है कि अल्फ़ा बीटा और गामा क्या है, एंगल्स हैं, और A, B और C क्या है, एज लेंथ है। बात समझ आ रही है बच्चों? चलिए, तो एंगल बिटवीन द एजेस, अल्फ़ा बिटवीन द, ठीक है, ये बता दिया हमने, ठीक है। दस अ यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 6 पैरामीटर्स। 6 पैरामीटर्स को ध्यान में रखिएगा और आप किसी भी यूनिट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, ठीक है ना। एक्सियल लेंथ्स A, B and C, जो हमारे लेंथ हैं, एक्सियल लेंथ मतलब जो हमारे एज लेंथ्स हैं। यूनिट सेल का एज लेंथ जो है उसको ABC बोला जा रहा है। तो एक्सियल लेंथ्स को आप अगर मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक्सियल एंगल और उनके एक्सियल लेंथ के बीच में जो एंगल दिख रहा है उसको भी आप अगर जान गए तो 6 पैरामीटर अल्फ़ा बीटा गामा A, B, C, 6 ही पैरामीटर का तो इसमें पूरा खेल है यूनिट सेल में, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल्स, लेंथ्स ABC एंड द एंगल अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो जो हमारे जो 6 पैरामीटर हैं उनके बेसिस पे जो यूनिट सेल है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। 7 तरह के यूनिट सेल बनते हैं 6 पैरामीटर पे, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा गामा ABC, इस 6 पैरामीटर पे 7 तरह के यूनिट सेल बनेंगे। दीज आर आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल हैबिट्स बिकॉज एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड मस्ट बिलोंग टू एनी वन ऑफ दीज यूनिट सेल। तो चलिए आगे अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम अलॉन्ग विद देयर characteristics and example are listed as table number 1.3 and are shown in figure 1.10 on the page number 10th। तो 10th पे ये शो किया गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दे दिया गया है, पहला कैसा होगा, क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में यहाँ लिख रहा है, मैं आगे आपको फिगर दिखा के समझा रहा हूँ, बस ये समझिए। पहला कि क्यूबिक यूनिट सेल में A = B = C है और अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होता है। और इसका एग्जांपल इस तरह का जो यूनिट सेल मिलेगा, किस तरह के लैटिस से मिलेगा, कॉपर के लैटिस में मिलेगा, NaCl के लैटिस में मिलेगा, जहाँ से NaCl का हमने क्या निकाल लिया है, यूनिट सेल निकाल लिया है। KCl मिलेगा, डायमंड मिलेगा, है ना। डायमंड के बाद आपका जिंक ब्लेंड मिलेगा, है ना। ओके, तो ये क्यूबिक यूनिट सेल में ये A = B = C, अल्फ़ा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, ये क्या है, तो आप उसको यहाँ से देखेंगे बच्चों। देखिए, ये कहने का इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल है। देखिए ये क्यूब की तरह दिख रहा है, ये क्यूबाइड की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। और बाकी सब में फ़र्क है। तो यहाँ देखिए ये क्यूब है ना, तो इसके कहने का मतलब ये है कि ये क्यूबिक यूनिट सेल क्यों है, क्योंकि इसका जो ये A वाला एज लेंथ, B वाला एज लेंथ और C वाला एज लेंथ, तो ये A वाला एज लेंथ,
बी वाला एज लेंथ और सी वाला एज लेंथ इक्वल है, और अल्फ़ा जो एंगल है, बीटा जो एंगल है और गामा जो एंगल है, तीनों आपस में इक्वल है और तीनों 90 डिग्री पे हैं, तब ये क्यूबिक यूनिट सेल है। बात समझ में आ रही है बच्चों? अब क्यूबिक यूनिट सेल में 3 तरह के सेल आएंगे। इसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आएगा और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आएगा, ठीक है ना। तो वो सबसे हमको नहीं मतलब, अभी हमको ये जानना है कि क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है। क्यूबिक यूनिट सेल वही होता है जिसका तीनों ये एज बराबर हो और तीनों एंगल बराबर, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। अब दूसरा किस तरह का आता है बच्चों? 6 पैरामीटर्स को हमको ध्यान में रख करके हमको कैरेक्टराइज करना है कि कौन किस तरह का यूनिट सेल है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल क्यूबिक मतलब टेट्रागोनल जो क्रिस्टल लैटिस है या यूनिट सेल है वो कैसा होगा, ठीक है ना। टेट्रागोनल हमको यूनिट सेल के बारे में बात करना है। ओके, द 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम का यूनिट सेल, तो क्रिस्टल कुछ था, उसमें से हमने एक यूनिट निकाला, तो कहीं क्यूब बनेगा, कहीं टेट्रागोनल बनेगा, कहीं ऑर्थोरोम्बिक बनेगा, कहीं रोम्बिक बनेगा, या मतलब ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। फिर मोनोक्लिनिक बन सकता है, ट्राइक्लिनिक बन सकता है, रोम्बोहेड्रल बन सकता है, या ट्राइगोनल बन सकता है, हेक्सागोनल। तो सर इतना ज़्यादा याद करना पड़ेगा? नहीं बच्चों, इसमें से 1-2 काम का है बस, ठीक है। बाकी सब तो इतना समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, घबराइए मत। सबसे ज़्यादा क्यूबिक यूनिट सेल को आपको समझना है, बाकी सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, बाकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है बच्चों? बस ये याद रखना है, ये चीज़ अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छा है, ये चीज़ जो है ध्यान में हो जाए और थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं बच्चों, बस लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिएगा, सब समझ में आ जाएगा। टेट्रागोनल जो यूनिट सेल होगा उसमें A=B तो होगा, लेकिन C जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मतलब जो एज लेंथ A है वो B एज लेंथ के बराबर होगी और C से अलग होगी। और यहाँ पे भी α=β=γ=90 डिग्री होगा। इसके एग्जांपल क्या है? वाइट टीन है ना। वाइट टीन के बाद आपका SnO2 है, ठीक है ना, टीन ऑक्साइड जो है, फिर TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड है, फिर कैल्शियम सल्फेट है। ये सब एग्जांपल है। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, कंपाउंड दिख रहे हैं, ये आपस में फॉर्मेशन करके ऐसा लैटिस बनाते हैं कि जब उसमें से यूनिट सेल निकलता है तो वो टेट्रागोनल बनाता है एक, ठीक है ना। तो टेट्रागोनल में ये कंडीशंस होती है, A=B=C एंड α=β=γ=90 डिग्री। इसका मतलब क्या है बच्चों? ये तो सीधे सीधे हमको क्यूबाइड की प्रॉपर्टी दिख रही है ना। क्यूब में क्या होता है? तीनों साइड इक्वल होती है, तीनों मतलब एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमको क्यूबाइड तरह का दिख गया। ये कैसा दिख रहा है? क्यूब की तरह का दिख गया ऊपर वाला। ये कैसा दिख रहा है? क्यूबाइड की तरह का दिख रहा है, ठीक है भाई। 2 साइड्स इक्वल होगी, तीसरी थोड़ी बड़ी होती है या छोटी होती है, बस समझ में आ रही है। और इसमें भी तो जो क्यूबाइड में तीनों एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और 90 डिग्री होते हैं। तो कुछ टेट्रागोनल समझ में आया बच्चों? तो यहाँ देखिए टेट्रागोनल का एग्जाम्पल, ये देखिए टेट्रागोनल में A और B इक्वल होंगे, लेकिन जो C है वो अलग है, ठीक है। और अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों? और 90 डिग्री होंगे। क्यूब में तो सारे एंगल और सारे एज लेंथ बराबर थे, और टेट्रागोनल में जो टेट्रागोनल यूनिट सेल है उसमें ABC आपस में बराबर नहीं है। AB बराबर है, C अलग है, और अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों एंगल बराबर है। अब टेट्रागोनल में भी 2 तरह का आता है, सिंपल और एक तरीके से बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स, मतलब टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो ये सब चीज़ों पे उतना ध्यान अभी मत दीजिए बच्चों, है ना। आप बस ये समझिए कि क्यूबिक क्या होता है, टेट्रागोनल क्या होता है, ठीक है ना, ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है, मोनोक्लिनिक क्या होता है, ट्राइक्लिनिक क्या होता है, रोम्बोहेड्रल क्या होता है और हेक्सागोनल क्या होता है। उसके बाद इसमें क्या स्टडी करना है, क्यों हम ये पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और बाकी के बारे में मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ और आप लोग थोड़ा सा अपने से सोच समझ के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, मैं ये जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूँ और फिर फिगर दिखा दूँगा, ठीक है। अब इसमें टाइम देने का मतलब नहीं है, मेरा मेन तो हो गया, ठीक है। चलिए एक हेक्सागोनल देख लिया जाएगा अभी। टेट्रागोनल में आप समझ गए। ऑर्थोरोम्बिक में मतलब ABC तीनों लेंथ बराबर नहीं होगी, ठीक है। α=β=γ=90 डिग्री। अब ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में देखिए क्या हो रहा है, ये ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक जो है इसमें एज तो तीनों बराबर नहीं है, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा तीनों बराबर है और 90 डिग्री है। बात समझ में आ रही है? ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, मतलब ये एज लेंथ और ये वाली एज लेंथ अलग अलग है, और अल्फ़ा बीटा गामा बराबर है और 90 डिग्री है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। बात समझ में आ रही है? चलिए चौथा देखिए, मोनोक्लिनिक। ABC कुछ नहीं बराबर है, मतलब एज लेंथ तो बराबर किसी की नहीं, और साथ ही साथ
अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं है। इसका एग्जांपल ये रहा Na2SO4.10H2O या PbCrO4, ये इसके एग्जांपल हो गए। मोनोक्लिनिक सल्फर हो गया, ठीक है ना। तो ये सब एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आगे आपको ये सब क्लियर होगा। अभी तो कई बच्चों को ये फैमिलियर ही नहीं हो पा रहा कि सर ये सब लिखा क्या है। बच्चों इसी से मिल करके एक लैटिस का फॉर्मेशन होता है, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें देखते हैं, उसमें से एक यूनिट सेल का वो स्ट्रक्चर निकाल करके पढ़ाते हैं, बता देते हैं कि ये ऐसा हुआ, ठीक है ना। आप कहीं स्ट्रक्चर लेकर के जाएँ, सोचे फोड़ करके देखें, उसमें से एक क्यूबिक यूनिट सेल निकले, तो ऐसा वो नहीं है बच्चों। ये छोटी छोटी मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसी से तो मिलकर के लैटिस बनता है, ठीक है। चलिए, तो मोनोक्लिनिक में ये होता है कंडीशन। ट्राई क्लिनिक में ये कंडीशन होता है अल्फा इज इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री था और बीटा नहीं था 90 डिग्री, और यहाँ पे तो कोई बराबर नहीं है। ट्राई क्लिनिक में सबसे आसान है, कुछ भी इक्वल नहीं है, ना ही एज लेंथ किसी की इक्वल है और ना ही आपका कोई भी एंगल किसी के इक्वल है, तो ये तो सबसे आसान है। इसका एग्जांपल क्या है, CuSO4.5H2 जिसको ब्लू विट्रियोल बोला जाता है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, H3BO3 बोरिक एसिड हो गया। ये सब एग्जांपल किसके हैं, ट्राई क्लिनिक है। तो ट्राई क्लिनिक आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्यूबिक यूनिट सेल ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो चीज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ गई। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, अल्फा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आसान है। रोम्बोहेड्रल भी आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों एज लेंथ नहीं बराबर है, मतलब बराबर है, और तीनों एंगल भी बराबर है, लेकिन तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसका एग्जांपल कौन है, ये किस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके इसका लैटिस बना रहेगा, उसमें से हम यूनिट सेल निकालेंगे। ये जो है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, ICl आयोडीन क्लोराइड, आर्सेनिक, ठीक है ना, एंटीमनी बिस्मथ, कैल्साइट मतलब CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हो गया आपका। ये सब एग्जांपल है, इससे मिल करके, इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिल करके जो लैटिस मिलता है, उसमें से जब हम यूनिट सेल निकालते हैं तो रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल हमारा यूनिट सेल बनता है। बात समझ में आ रही है। हेक्सागोनल तो आप लोग सभी लोग समझते हैं, इस पर एज लेंथ A इज इक्वल टू B होती है और C क्या होता है, इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसका एग्जांपल क्या है, सिनेबार है, HGS, आइस, ग्रेफाइट, है ना, फिर मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम, ZnO, है ना, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है ना, AgI, है ना, PbI2 मतलब लेड आयोडाइड। ये सारे एग्जांपल्स हैं जिससे हेक्सागोनल बनता है, ठीक है। अब ये देख लीजिए ध्यान से ये एक बार में देख लीजिए, ठीक है। ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें A इज इक्वल टू B इक्वल टू C होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा। इसमें क्या है, A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें 90 डिग्री होता है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या हमने बताया था, ऑर्थोरोम्बिक में बताया था A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तीनों एज लेंथ बराबर नहीं थी, तीनों एंगल बराबर थे, और तीनों एंगल कितने थे, 90 डिग्री थे। और मोनोक्लिनिक में क्या बताया, कुछ भी बराबर नहीं है ना। जो मोनोक्लिनिक में है, मोनोक्लिनिक में आपका ये लेंथ बराबर नहीं होगा, लेंथ जो है वो बराबर नहीं होगा, और एंगल तीनों बराबर होंगे, नहीं, एंगल जो है दोनों बराबर होंगे। अल्फ़ा और गामा बराबर होगा जो कि 90 डिग्री होगा, और बीटा नहीं बराबर। मतलब ये अल्फ़ा वाला एंगल और मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा वाला एंगल और गामा वाला एंगल ये दोनों बराबर होंगे, और बीटा वाला एंगल नहीं बराबर होगा, और ये बराबर होने के साथ साथ 90 डिग्री होंगे, ठीक है ना। और फिर ट्राई क्लिनिक आ गया। ट्राई क्लिनिक में मैंने क्या बताया, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, तीनों एंगल नहीं बराबर है, तीनों साइड भी नहीं बराबर है, तीनों 90 डिग्री के बराबर भी नहीं है। तो ट्राई क्लिनिक में मतलब ये जो एज लेंथ है वो भी अलग है, जो तीनों एंगल है वो भी अलग है, और तीनों में से कोई एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है। अब रोम्बोहेड्रल में क्या बताया मैंने, रोम्बोहेड्रल में बताया A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन 90 डिग्री नहीं है। रोम्बोहेड्रल में क्या है, एज A B C सब बराबर है, अल्फ़ा बीटा गामा सब बराबर है, लेकिन 90 डिग्री नहीं है ये। और हेक्सागोनल में क्या बताया, ठीक है, हेक्सागोनल में बताया कि दो साइड इक्वल होगी। हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू B होगा बट नॉट इक्वल टू C होगा। मतलब अगर ये हेक्सागोनल है तो इसमें A और B और C क्या है, देखो बच्चों, ये हमारा 6 पॉइंट से मिल करके और 6 पॉइंट ऊपर मिल करके अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो हेक्सागन बनेगा। आप हेक्सागन बना के देख लीजिए, ऐसे पेपर में बना लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है यहाँ पे, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक है।
और 6 पॉइंट यहाँ भी मिला दीजिए, 6 पॉइंट आप इधर भी मिला दीजिए। छः पॉइंट इधर मिला दिया। अब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये पीछे वाले से हो गया और ये इससे हो गया। अब देखिए ये हेक्सागन बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये क्या बन गया बच्चों, ये आपका बन गया हेक्सागनल बन गया। अब हेक्सागनल में ये देखो, ये ए हो गया, मान लो ये बी हो गया और ये हो गया सी, ये वाली लेंथ क्या हो गई, सी हो गई, ये लेंथ है ये बी और ये सी, एक पॉइंट से देख रहे हैं ना। अब इसमें एंगल कुछ होगा, ए के सामने क्या होता है अल्फ़ा, बी के सामने क्या होता है ये मान लो बीटा, और सी के सामने क्या होता है ये गामा हो गया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, कह रहा है कि अल्फ़ा और जो बीटा है वो 90 डिग्री है, मतलब जो इसमें अल्फ़ा एंगल है, ए के सामने वाला एंगल इधर, ठीक है ना, और बी के सामने वाला एंगल उस साइड, ठीक है ना, ये अंदर वाला बीटा, ये एंगल अल्फ़ा और ये एंगल बीटा, ये दोनों क्या है 90 डिग्री है, और गामा ये वाला एंगल जो है वो कितना है, वो 120 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा अभी बच्चों इस पर परेशान नहीं होना है, अगर समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा एक बार और लेक्चर को रिवाइज करके देख लीजिए आप, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बहुत आसान है बच्चों, एक बार स्ट्राइक करता है ये तो समझ लीजिए कि कोई दिक्कत ही नहीं होती है। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। पहले एक चीज़ नोट में दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग। नोट दैट क्यूबिक इज़ द मोस्ट सिमेट्रिकल वाइल ट्राइक्लिनिक इज़ द मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है वो सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, और जो ट्राइक्लिनिक होता है वो सबसे ज़्यादा नॉन मतलब अनसिमेट्रिकल होता है, मोस्ट नॉन अनसिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल मतलब सबसे ज़्यादा सिमेट्री इसमें होगी, सबसे ज़्यादा अनसिमेट्री इसमें होगी। देखो क्यों सिमेट्री है, क्योंकि इसमें तीनों लेंथ बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, और इसमें अनसिमेट्री क्या है, तीनों लेंथ भी नहीं बराबर है, तीनों एंगल भी नहीं बराबर, और 90 डिग्री के भी बराबर नहीं। तो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल ये हो गया, सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल ये हो गया। टाइप्स ऑफ लैटिसेस में इन द वेरियस टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स डिस्क्राइब अबव it was assumed that the particles are present only at the corners of the unit cell. However, it has been observed that the particles may be present not only at the corner but may also be present at some other special position within the unit cell. Hence, unit cells may broadly divided into the following categories. तो अभी तक हम ये जान रहे थे कि हम लोग कॉर्नर को ज्वाइन कर रहे थे, ऐसे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहे थे और यूनिट सेल मिल जा रहा था, लेकिन ये 2D है, 3D में हम कॉर्नर्स को ज्वाइन कर रहे थे और हमको यूनिट सेल मिल जा रहा था। अब हो सकता हो कि ऐसा भी यूनिट सेल बने कि जिसके कुछ कॉर्नर बीच में आ जाए, है ना, कुछ पॉइंट बीच में आ जाए, कुछ पॉइंट फेस पे आ जाए, कुछ पॉइंट है ना डायगोनल पे आ जाए, बॉडी डायगोनल पे, कुछ फेस डायगोनल पे आ जाए, कुछ मतलब सेंटर में एकदम आ जाए, है ना, फेस सेंटर में, कुछ हो जाए बॉडी सेंटर में आ जाए। तो इस तरीके की चीज़ें अब हम लोगों को यूनिट सेल में पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, द यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। तो ऐसे यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, ओनली कॉर्नर्स पे। मान लीजिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्ट, मान लीजिए हमारे पास कुछ लैटिस बड़ा सा था, उसमें से एक यूनिट सेल हमने निकाला, एक यूनिट सेल निकाला, ठीक है ना। अब यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, यहाँ एटम है, ठीक है ना, सिर्फ कॉर्नर पे एटम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल बोलेंगे। इसको ज्वाइन करके क्या बोलेंगे, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे। अगर मान लीजिए इसके बीच में एटम आ गया एकदम अंदर साइड, तो क्या बोलेंगे इसको। अगर इसके फेस पे आ गया कुछ, है ना, जो एटम्स है या मॉलिक्यूल इसके फेस पे आ गए, तब क्या बोलेंगे इसको। तो उसी को हम लोग समझना है। सिंपल कब बोलेंगे, जब सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे, ठीक है। चलिए, द यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स आर कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। Thus there are 7 types of primitive unit cells as given in the table 1.30। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कितने तरह के हैं, जो
देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स गिवन। ठीक है, तो देखो ये आपका क्या हो गया, प्रिमिटिव यूनिट सेल में मतलब देखो ये कॉर्नर पे है, ये भी कॉर्नर ही कॉर्नर पे है ना, ये भी कॉर्नर ही कॉर्नर पे है, यहाँ भी कॉर्नर पे है, तो 7 तरह के तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। आप समझ में आ रहे हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट देखो, यहाँ बॉडी के कहीं बीच में भी एटम आ जा रहा है या मॉलिक्यूल आ जा रहा है, यहाँ पे देखो बॉडी के अंदर आ गया, हाँ ये फेस पे आ गया, ये बॉडी के अंदर आ गया, यहाँ देखो बॉडी के अंदर नहीं है तो ये सिंपल वाला हो गया, यहाँ पे बॉडी के अंदर है, ठीक है, यहाँ पे भी बॉडी के अंदर नहीं तो ये भी प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। तो 1 2 3 तो यही प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गए, बाकी कुछ और है, ये फेस वाला है, यहाँ पे भी फेस पे है, यहाँ पे बॉडी के अंदर है, बात समझ में रही। चलिए बच्चों, 7 तरह के ये प्रिमिटिव यूनिट सेल, 7 तरह के क्यों हो गए, सब तो मिलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, सब तो मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तरह के होते हैं, 14 तरह के यूनिट सेल होते हैं, जिसमें से 7 क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे एटम, है ना, उस यूनिट सेल में। देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, फिर इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इन सबों में क्या है, कॉर्नर्स पर ही सिर्फ एटम प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल किसको बोलते हैं, अभी बताया, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं होगा वो नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल हो जाएगा। इसको देखो, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, इसको देखो ये नॉन मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये भी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये प्रिमिटिव है, ये नॉन प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है, ठीक है, नहीं ये नॉन प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है, ये भी प्रिमिटिव है और ये भी प्रिमिटिव है। जहाँ भी सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के अलावा कहीं भी और दिख जाए ये जो आपका पॉइंट है या एटम है या मॉलिक्यूल है, तुरंत समझ जाइए कि वो नॉन प्रिमिटिव है। बात समझ में आई बच्चों। अब इससे इजी वे में नहीं समझाया जा सकता है, तो ध्यान से ध्यान लगा करके आप लोग समझिए इसको, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, है ना, या सेंटर्ड यूनिट सेल्स किसको कहते हैं, दोज यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल्स बट आल्सो एट द सम अदर पोजिशन आर कॉल्ड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स और सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ठीक है, ये समझा दिया मैंने कि कॉर्नर के अलावा और कहीं प्रेजेंट होगा तो उसको नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कहा जाएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, 3 तरह के नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं, एक फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड। When the particles are present not only at the corners, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही ना पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, बट आल्सो और कहाँ पे हो, एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस ऑफ द यूनिट सेल, मतलब जो यूनिट सेल है उसके फेस पर कहीं भी प्रेजेंट होगा एटम या, ठीक है ना, या पार्टिकल, तो उसको हम क्या कहेंगे, फेस सेंटर्ड कहेंगे। अब इसमें फेस सेंटर्ड क्या दिख रहा है, ये देखो बच्चों, यहाँ पे कॉर्नर पे है, यहाँ पे कॉर्नर पे तो है एटम और साथ ही साथ फेस पर भी है ना, तो इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाएगा। यहाँ पे देखो फेस पर नहीं है, ये बॉडी के अंदर है। अब ये चीज़ तो आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए जान पा रहे हैं कि कौन बॉडी के अंदर है और कौन फेस पर है, क्योंकि देख करके 3D में 2D प्लेन पर समझ में उतना नहीं आता है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिए। तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है और ये बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर बॉडी के अंदर सिर्फ एक आता है, ठीक है ना। फेस तो कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, तो एक इधर एक पीछे उसके, एक नीचे एक ऊपर। जब इस तरीके का दिखे तो समझिए फेस सेंटर्ड है, जब बॉडी के अंदर एक दिखे तो समझिए बॉडी सेंटर्ड है। बस समझ रही, बॉडी के अंदर 6 आइटम नहीं आ पाएंगे, एक ही आइटम आएगा, क्योंकि ये आइटम ऐसे दिखा रहा ना, ये बड़ा होगा थोड़ा सा, है ना। जब आप एक्चुअल में जाएंगे अभी फिगर पे, तब आप देखेंगे कि आइटम थोड़े बड़े बड़े होंगे और वो कितना स्पेस किस तरह से लेते हैं और कितना वाइड छोड़ते हैं, ये सब पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड समझ में आया। फेस सेंटर्ड मतलब ऐसे जो फेस पर दिख रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड मतलब जो बॉडी के अंदर एक दिख रहा है, वो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। अब क्यूबिक यूनिट सेल है या ट्राइक्लिनिक है या मोनोक्लिनिक है या वो है, ये सब चीज़ तो आप आगे पढ़ना ही है। तो हम लोग को सबसे ज़्यादा क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग को जो फेस सेंटर्ड है वो क्यूबिक यूनिट सेल में समझिए। क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, ये आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, ये फेस सेंटर्ड हो गया और ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, ठीक है। देखिए लिखा भी है नीचे, इसको पूरा क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसको फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और इसको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे, क्योंकि इसमें कॉर्नर के अलावा फेस पे प्रेजेंट है एटम्स या पार्टिकल, और इसमें कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। दैट्स इट, ओके। एंड सेंटर्ड क्या होता है, व्हेन इन एडिशन टू द पार्टिकल्स, व्हेन इन
एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स देयर आर पार्टिकल्स एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, इट इज़ कॉल्ड एंड सेंटर। तो अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे ही ना हो, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे ही ना हो, और चारों फेस पे मतलब छह फेस पे ना हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फेस पे हो, तो उसको एंड सेंटर्ड बोला जाता है। किसी फेस सेंटर्ड को आप क्या करें, 4 साइड से जो फेस पर है उस आइटम को हटा दें, सिर्फ ऊपर और नीचे 2 साइड आइटम रहने दें, उसको हम क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है बच्चों। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है तो समझा ही दिया, कॉर्नर के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट हो, बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो एटम या पार्टिकल। व्हेन इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स देयर इज़ वन पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर विद इन द बॉडी ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बात समझ में आ गई होगी बच्चों कि बॉडी के अंदर अगर कॉर्नर के अलावा कोई एटम या पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। बात समझ में आए। अब क्यूबिक यूनिट सेल क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि बॉडी के अंदर किसी भी तरह का ट्राइगनल हो, है ना, ट्राइगनल जो है टेट्रागनल हो या आर्थोरोम्बिक हो या मोनोक्लिनिक हो, ट्राइक्लिनिक हो, रोम्बोहेड्रल हो या हेक्सागोनल हो, किसी भी तरह का यूनिट सेल हो, अगर उसके बॉडी के अंदर एटम प्रेजेंट है तो उसको बॉडी यूनिट मतलब क्या कहेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। किसी के फेस पर अगर प्रेजेंट है तो फेस सेंटर्ड जो भी नाम होगा उसका दे करके यूनिट सेल बोलेंगे, और अगर मतलब एंड पर हो दो तो एंड सेंटर्ड, इस तरीके का बोल करके जो जिस भी कैटेगरी का वो यूनिट सेल होगा उसका नाम दे करके फिर यूनिट सेल बोलते हैं। बात समझ में आई बच्चों।